जेपीएससी पीटी एग्जामिनेशन के बाद मुख्य परीक्षा होने वाली है। उसके लिए जल्द ही डेट जारी किए जाएंगे। हम लोग को मुख्य परीक्षा के लिए क्या रणनीति अपनाना चाहिए, कैसे मेंस का एग्जामिनेशन टेकअप करना है, कैसे लिखना है जो अधिक से अधिक अंक प्राप्त किया जा सके। मेंस लिखते समय कौन सा बात लिखना चाहिए, कौन सा नहीं लिखना चाहिए, क्या स्टेप होना चाहिए, मेंस का जवाब देते समय पैराग्राफ में लिखना चाहिए या पॉइंट बनाकर लिखना चाहिए या फिर डाटा डायग्राम किस प्रकार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इन सारी बातों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। इसके पहले एक सिलेबस का जानकारी आप लोग को इसके पहले वाले वीडियो में दे चुके हैं। आज उसी सिलेबस की किस रणनीति से कार्य करना चाहिए, किस रणनीति से मेंस एग्जामिनेशन में लिखना चाहिए ताकि अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सके, उस पे आज चर्चा हम करना चाहेंगे। मुख्य परीक्षा की रणनीति, क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, कौन सा डायग्राम किस जगह देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जब हम मेंस का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, चाहे झारखंड लोक सेवा आयोग हो, बिहार लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, क्योंकि कोई भी स्टेट कमीशन हो या किसी भी तरह का मेंस का एग्जामिनेशन लिख रहे हैं, तो पहले तो रणनीति अपनानी चाहिए हमें। और वो रणनीति कैसी होनी चाहिए, सबसे पहले हम क्या लिखें, उसके बाद क्या लिखें, उसके बाद क्या लिखें, ये अधिकांशतः जो अभ्यर्थी होते हैं उन्हें पता नहीं होता है। तो इसके लिए ही आज हम इस वीडियो बना रहे हैं जिसमें ये चर्चा करेंगे कि सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो इसके तहत सबसे पहले हम स्टेप वाइज आपको हम समझाते हैं कि कैसे सबसे पहले मेंस लिखने के समय जो हाथ है वो खुलता नहीं है, तो खुलने के लिए सबसे पहले क्या करना है। आप नोट्स पढ़े हैं, मटेरियल्स पढ़े हैं, बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, और आपको जब लिखने के लिए कोई टॉपिक दिया जाता है तो आप लिख नहीं पाते, तथ्यपरक बातें नहीं लिख पाते हैं आप। तो उसका क्या कारण है, तो इसी की खोज और अन्वेषण में हम आज इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, मेंस का एग्जामिनेशन लिखते समय हम स्टेप बाय चर्चा करते हैं कि फर्स्ट स्टेप, प्रथम चरण में हमें क्या करना चाहिए। जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलता है तो प्रश्न पत्र मिलने के बाद आप प्रश्न को देखते हैं और उसके बाद आपके दिमाग में लिखने के लिए ये दिमाग जो है वो कार्य करने लगता है। लेकिन अब लिखें कैसे, कहाँ से शुरू करें, ये चीज़ जो है वो समझ में नहीं आता है। हम जान रहे हैं, हम उस तथ्य को बहुत समझ रहे हैं, लेकिन उसका शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी शुरुआत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, कोई भी प्रश्न का जवाब आप जब देते हैं सब्जेक्टिव में, तो सबसे पहला स्टेप जो है वो कि उत्तर का रूपरेखा तैयार करना चाहिए।
उत्तर का रूपरेखा तैयार करें। यानी कहने का मतलब जैसे ही प्रश्न मिलता है तो आपके दिमाग में एक रणनीति, एक इस तरह का रणनीति बनना चाहिए कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले जो शुरुआत करना है, तो कोई भी प्रश्न पढ़े उसके बाद फर्स्ट में जो है हमको भूमिका लिखना है। वो भूमिका की चर्चा करना है कि जो शुरू का 4 लाइन होगा उसमें क्या होगा। उसके बाद विषय वस्तु पर आना है, विषय वस्तु पर आना है, और उसके बाद जो है हम विषय वस्तु की चर्चा करने के बाद निष्कर्ष पर आते हैं। निष्कर्ष पर आते हैं। सबसे पहले तो हम भूमिका लिखेंगे, उसके बाद विषय वस्तु पर आएंगे, उसके बाद हम निष्कर्ष लिखेंगे। ये 3 स्टेप जो है वो 3 खाका आपके दिमाग में शुरू में ही बन जाना चाहिए। एक सिनॉप्सिस जो है वो आपके दिमाग में तैयार हो जाना चाहिए कि ये प्रश्न है तो पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर बन जाएगा उसके बाद आप लिखना शुरू करिए भूमिका, यानी उस विषय से संबंधित संक्षिप्त 3 से 4 लाइन में मुख्य जो पूरे प्रश्न का मुख्य बात है उसको बता दीजिए। उसके बाद फिर आप अपने विषय वस्तु पर आइए, जो कहता है उस बात को डीलिंग करिए, और उसके बाद अंत में जो है वो आप निष्कर्ष जरूर लिखिए, तभी आपको नंबर जो है वो मिलेगा। इसलिए ये 3 स्टेप जो है आप मुख्य रूप से आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले भूमिका पे आना है, फिर विषय वस्तु पे आना है, और उसके बाद ही हम फिर लास्ट में निष्कर्ष को लिखेंगे। और ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बन जाना चाहिए, यानी किसी भी उत्तर का रूपरेखा पहले तैयार होना चाहिए। दूसरा चरण होता है द्वितीय चरण में हम आते हैं कि प्रमाणिकता। प्रमाणिकता और तीसरा चरण जो है वो क्रमबद्धता। ये जो बात है कि कोई भी जब हम प्रश्न लिख रहे हों तो ये एकदम ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रमाणिकता के तहत कि जो हम उत्तर लिख रहे हैं वो कितना प्रमाणिक है। किसी बात को जो हम लिख रहे हैं तो वो कितना प्रमाणिक है, कितना सही है, वो कितना तथ्यपरक है। वो इस बात को बहुत ध्यान रखना है, और बात हमको उसमें बना करके नहीं लिखना है। जो बुक्स में, जो नोट्स में जो प्रमाणिकता है उसका, उस बात को हमको लिखना है। और तीसरा बात जो है वो कि प्रवाह, उत्तर लिखते समय प्रवाह होना चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। यदि आपका प्रश्न में उत्तर लिखते समय क्रमबद्धता नहीं है तो फिर परीक्षक महोदय जो हैं वो आपको अंक नहीं देंगे। क्योंकि प्रवाह नहीं होगा जब उत्तर में तो फिर वो डिस्कनेक्ट बीच में हो जाता है, तो उस प्रश्न का उत्तर जो है वो सही और सटीक नहीं आ पाता है। अब यहाँ क्रमबद्धता का कहने का मतलब है कि जब आप कोई प्रश्न लिख रहे हो तो उसका प्रारंभिक स्थिति बताइए, उसके बाद उसका सेकंड स्टेप बताइए, उसके बाद जो प्रश्न के अनुसार जो कह रहा है उसको एक के बाद एक स्टेप बाइज आप बढ़ते जाइए, और उसका प्रवाह एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो बात आप लिख रहे हैं वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ताकि वो जो पढ़ने वाले को लगे कि ये पूरा विषय वस्तु जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो। इसलिए प्रारंभ से चल करके अंत तक आना ही क्रमबद्धता है, वही प्रवाह कहलाता है। तभी वो प्रश्न का उत्तर जो है पढ़ने में अच्छा लगता है और परीक्षक उस पर अंक देते हैं। इसलिए यहाँ एकदम ध्यान रखना है कि पहले तो रूपरेखा तैयार करना है, दूसरा प्रमाणिकता होनी चाहिए, तीसरा क्रमबद्धता होनी चाहिए, आपकी भाषा में प्रवाह होना चाहिए, और
चौथा स्टेप जो है वो चतुर्थ चरण, चतुर्थ चरण जो है वो मुख्य रूप से वो माना जाता है कि शब्द सीमा, शब्द सीमा और समय का प्रबंधन, शब्द सीमा और समय का प्रबंधन ये बहुत ही आवश्यक है। ये क्रमबद्धता होनी चाहिए, शब्द सीमा होनी चाहिए और समय का प्रबंधन होना चाहिए। मुख्य रूप से आप जब कोई भी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो ये ध्यान रखिए हर समय कि जब आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हो तो कौन सा प्रश्न कितने शब्दों में लिखना है और कितने समय में लिखना है, तभी आप सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। जैसे जेपीएससी में यदि आप उत्तर लिख रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि प्रत्येक प्रश्न का जवाब आपको, यदि वो 40 अंक का प्रश्न है तो आधे घंटे में आपको जवाब उसका देना है। मुख्य रूप से जेपीएससी में जब आप लिखते हैं, जेपीएससी में जब आप लिखते हैं तो एक प्रश्न का जो है वो मुख्य रूप से जो है वो आपका 40 अंक का प्रश्न का है वो आपको 600 शब्दों में 600 शब्दों में जवाब देना है। यदि आप 40 अंक का प्रश्न लिख रहे हैं तो 600 शब्दों में, और यदि 20 अंक का लिख रहे हैं तो कम से कम 400 शब्दों में 400 शब्दों में जवाब दें आप। समय सीमा जहां तक है, समय आपको आधे घंटे में एक प्रश्न का जवाब देना है। यानी आधे घंटे में आपको एक प्रश्न का जवाब देना है, और शब्द सीमा यदि 40 अंक का है तो 600 शब्दों में, और यदि वो 20 अंक का प्रश्न है तो 400 शब्दों में जवाब आपको देना है। इसलिए शब्द सीमा और समय प्रबंधन ये मुख्य रूप से बहुत ही आवश्यक है मेंस के एग्जामिनेशन के लिए। तो ये हो गया आपका 4 स्टेप कि सबसे पहले उत्तर लिखते समय रूपरेखा तैयार करना चाहिए, दूसरा कि प्रामाणिकता होनी चाहिए, तीसरा क्रमबद्धता होनी चाहिए, चौथा शब्द सीमा होना चाहिए। यानी यदि आप 40 अंक का प्रश्न लिख रहे हैं तो 600 शब्द में, यदि आप 20 अंक का प्रश्न लिख रहे हैं तो 400 शब्दों में जवाब आपको देना है। और इसके लिए यदि आप 40 अंक का प्रश्न लिख रहे हैं तो उसका समय सीमा जो होगा वो आधे घंटे में एक प्रश्न का जवाब आपको देना है। इस तरह से आप समय सीमा और समय का शब्द सीमा और समय का प्रबंधन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों का जवाब आप सही ढंग से आप तैयार कर सकते हैं। देख लीजिए, उधर देख लीजिए। अब थोड़ा आते हैं हम उस विषय वस्तु पे। अब थोड़ा इस विषय पर हम आए कि मेंस लिखते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए।
मुख्य परीक्षा यदि हम लिख रहे हैं तो हम मुख्य रूप से किस बात पर विशेष रूप से ध्यान दें ताकि हम उसका जवाब जो है वो बढ़िया से दे पाएँ। अब मेंस लिखते समय अधिकांशतः लड़कों के दिमाग में ये रहता है कि प्रश्न जो हम लिख रहे हैं वो पॉइंट में लिखें, टू द पॉइंट लिखें, या फैक्चुअल लिखें, या मुख्य रूप से जो विश्लेषणात्मक ढंग से होता है वैसा लिखें, पैराग्राफ चेंज करके लिखें, क्या लिखें, किस तरह से लिखें। इसमें बहुत सारे लड़के दुविधा में रहते ही। तो यहाँ हम इस बात को स्पष्ट करना चाहेंगे कि यदि आप प्रश्नोत्तर कर रहे हो तो प्रश्नोत्तर करते समय इस बात को हर समय ध्यान में रखिए कि यदि प्रश्न की प्रकृति विश्लेषणात्मक हो, प्रश्न की प्रकृति विश्लेषणात्मक हो, यदि प्रश्न की प्रकृति विश्लेषणात्मक हो तो उत्तर पैराग्राफ चेंज करके लिखना चाहिए। एकदम ध्यान दीजिएगा, यदि विश्लेषणात्मक है तो जवाब आपको पैराग्राफ बदल करके ही देना है, क्योंकि आप विश्लेषण कर रहे हैं किसी मैटर को तो उसमें आप फैक्ट्स नहीं डाल सकते हैं, और ना ही विश्लेषण में आप पैराग्राफ ना ही आप उसको आप टू द पॉइंट अप्रोच कर सकते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि यदि आपका प्रश्न का उत्तर विश्लेषणात्मक है तो आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, और यदि नहीं है तो फिर आप नहीं है तो उत्तर टू द पॉइंट लिख सकते हैं। यदि नहीं है तो टू द पॉइंट आप लिख सकते हैं। कहीं कोई दुविधा का प्रश्न इसमें नहीं है। जब आप उत्तर लिख रहे हो तो ये हर समय ध्यान दीजिए कि यदि किसी प्रश्न का विश्लेषण कर रहे हैं तो आप पैराग्राफ बदल करके उसका विश्लेषण आगे करते चले जाइए और फिर लास्ट में निष्कर्ष लिख करके निकल जाइए। और यदि कोई प्रश्न वैसा हो जिसमें कि 5 पॉइंट या 10 पॉइंट जो भी बनता है, यदि टू द पॉइंट बनता है उसमें प्रश्न, यदि मान लीजिए किसी का कारण लिख रहे हैं तो कारण आप 5-7 कारण लिख सकते हैं, या परिणाम लिख रहे हैं तो परिणाम 5-7 लिख सकते हैं। तो आप पॉइंट लिखिए और उसको डील करते चले जाइए। तो टू द पॉइंट आप लिखते जाइए और उसको डील करते चले जाइए। इस तरह से 5 पॉइंट 7 पॉइंट लिख करके और उसको आप डील करते चले जाइए। लेकिन झारखंड पीसीएस में कम से कम फैक्चुअल जो है वो नहीं लिखिएगा, जो एक के नीचे एक स्टेप बाय स्टेप फैक्ट्स लिखते हैं, फैक्ट्स की तरह यहाँ जवाब नहीं दीजिएगा। यहाँ आपको टू द पॉइंट लिखिएगा और उसका डीलिंग करते चलिएगा, तभी आपको अंक जो है वो प्राप्त अच्छे ढंग से हो पाएगा। दूसरा बात, एक और पॉइंट्स बहुत बार बार आता है सभी अभ्यर्थियों के मन में कि उत्तर लिखते समय जब हम मेंस लिख रहे हों, जब हम मेंस लिख रहे हैं तो प्रश्न लिखते समय रेखा चित्र बनाएं, डाटा डालें, डायग्राम डालें, फिगर बनाएं कि नहीं बनाएं, और बनाएं तो किस प्रकार बनाएं। ठीक है, यदि अंक हमको प्राप्त करना है तो हमें अच्छा अंक प्राप्त करना है तो हमें फिगर उत्तर में डालना चाहिए। उत्तर लिखते समय अपने समय प्रबंधन के अनुसार उसमें जो है वो हम उसमें
फिगर या डायग्राम या तोरण चार्ट वगैरह वगैरह दिया जाना चाहिए या दंड चार्ट बनाया जाना चाहिए। लेकिन यदि ज़रूरत नहीं है तो ज़बरदस्ती भी उसमें डालने से बहुत विशेष फ़ायदा जो है वो नहीं होता है। मुख्य रूप से देखिए इतिहास में जो होता है, हिस्ट्री में, पॉलिटी में बहुत कम डायग्राम बनते हैं, उसमें वर्गीकरण किया जाता है, सिर्फ उस पर आप फिगर बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं। लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स लिख रहे हों या साइंस का कोई पार्ट लिख रहे हों तो उसमें आपका फिगर बनेगा। जब आप इकोनॉमिक्स लिख रहे हों, जनगणना या जननांकिकी से संबंधित प्रश्न लिखेंगे तो आपको जनसंख्या का वृद्धि दिखाना होगा या घनत्व दिखाना होगा, तो वहाँ आपको चार्ट का आवश्यकता पड़ेगा, डायग्राम का आवश्यकता पड़ेगा। उसी तरह ज्योग्राफी में भी यदि आप दिखा रहे हैं कि मिट्टी कितना है, बंजर भूमि कितना है, खेती योग्य भूमि कितना है, ये सब यदि आप दिखा रहे हैं तो वहाँ भी आप ब्रिज चार्ट के रूप में आप फिगर वहाँ दिखा सकते हैं। उसी तरह यदि साइंस और टेक में आते हैं तो साइंस में झारखंड में मुख्य रूप से बायोलॉजी में, यदि आप बायोलॉजी लिख रहे हैं तो बायोलॉजी में आपको फिगर अनिवार्य है। यदि आप कोशिका से संबंधित प्रश्न लिख रहे हैं, कोशिका सेल से का स्ट्रक्चर देना है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर देना है आपको। यदि आप पौधे से संबंधित प्रश्न लिख रहे हैं वहाँ भी फिगर आपको देना है। बहुत सारा फिगर जो है वो आपको जंतु कोशिका का, पादप कोशिका का फिगर जो है वो देना होगा वहाँ, तभी आपको अंक जो है वो प्राप्त हो पाएगा। इसलिए आपको ये डालना है। तो इसमें देखिए रेखा चित्र जो है वो, अब इसमें हमको देखना है कि कहाँ डालना है, किस जगह पे डालना है। डाटा रेखा चित्र फ्लो चार्ट डालना है, लेकिन कहाँ डालना है? यदि आप प्रश्न की प्रकृति या यदि आप कोई प्रश्न लिख रहे हो और यदि उसका आप विश्लेषण कर रहे हो तो विश्लेषण के दौरान आपको जो है वो फिगर डालने से बचना चाहिए। यदि विश्लेषणात्मक प्रश्न उत्तर आप कर रहे हैं तो रेखा चित्र डालने से बचना चाहिए। यहाँ आपको रेखा चित्र नहीं डालना है, डायग्राम नहीं डालना है, डाटा फिगर नहीं डालना है यहाँ। लेकिन यदि प्रश्न की प्रकृति किसी संबंध को बताता हो, संबंध को बताता हो या वर्गीकरण करना हो या आंकड़ा डालना हो तो चित्र रेखा चित्र बनाना चाहिए। यदि आप किसी प्रश्न का वर्गीकरण कर रहे हो, संबंध बता रहे हो या कोई आंकड़ा डाल रहे हो तो ऐसे में जो है वो आपको वहाँ फिगर बनाना अनिवार्य है। मान लीजिए किसी कोई बात लिख रहे हैं और उसका एक दूसरे के साथ संबंध है तो उस संबंध को आप
यहाँ जो है वो फिगर बना करके आप दिखा सकते हैं कि जैसे ये है तो इसके साथ आप फिगर जो है वो दिखा सकते हैं इस तरह करके, यानी इससे यदि संबंध है तो यहाँ आप फिगर बना करके दिखा सकते हैं। इस तरह से आप फिगर जो है वो दिखा सकते हैं। लेकिन ये हर समय ध्यान रखना है कि यदि आप विश्लेषणात्मक प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं तो वहाँ कोई आंकड़ा और फ्लो चार्ट नहीं देना है। यदि आप किसी चीज़ का वर्गीकरण कर रहे हैं, उसका विभाजन बता रहे हैं, अलग अलग पार्ट बता रहे हैं, तो उसको आप इस फिगर के रूप में आप ड्रा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का 5 पॉइंट बनता है, ठीक है, 5 पॉइंट बनता है, निम्न का 5 प्रकार होते हैं, तो वो 5 प्रकार को आप जो है इस तरह से फिगर में आप दिखा सकते हैं और वो फ्लो चार्ट बना करके आप उसको दिखा दीजिए, तो उससे आपका बढ़िया अंक जो है वो प्राप्त होगा। ये कोशिश करना है कि जहाँ ज़रूरत हो वहीं फ्लो चार्ट का उपयोग किया जाए। इस प्रकार से जो है मुख्य रूप से मेंस का एग्जामिनेशन लिखते समय इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि प्रश्नोत्तर में डाटा डायग्राम कहाँ डालना है और कहाँ नहीं डालना है, कहाँ जो है वो हमको मुख्य रूप से पैराग्राफ चेंज करना है, कहाँ पैराग्राफ चेंज नहीं करना है। इन सारी बातों को यदि ध्यान में रख करके प्रश्नोत्तर किया जाए तो हमें मुख्य परीक्षा से सभी पेपर में, जो चाहे वह बिहार लोक सेवा आयोग लिख रहे हों या यूपीएससी का मेंस लिख रहे हों या स्टेट कमीशन किसी का मेंस लिख रहे हों, आपको अच्छा अंक जो है वो प्राप्त होगा और उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। आज इसका जो है वो इसको यहीं तक रखने देते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि मुख्य परीक्षा में जो टर्म आता है, मुख्य रूप से व्याख्या करिए, वर्णन करिए, विवरण कीजिए, आलोचना कीजिए, ये कैसे होता है, इसमें क्या करना चाहिए, इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है।